जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं कि भूकंप होता क्या है। भूकंप उद्गम होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, और उद्गम होकर सबसे पहले जहां टकराता है, जहां पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा, भूकंप आने का कारण है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। यानी आप कह सकते हैं जो प्लेट टकराता है, आपस में घिसता है, तो क्या आता है, भूकंप आता है। यानी कि उससे तरंग उत्पन्न होता है, तरंग से क्या होता है, भूकंप आता है। तो अब कहिएगा कि प्लेट क्या होता है, तो जानिएगा प्लेट बड़ा प्लेट 7 होते हैं, 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जापान हो गया, एगो जापानी प्लेट हो गया, और इधर प्रशांत महासागरीय एगो प्लेट, बड़ा सा प्लेट हो गया। कि आपस में अगर हिलेंगे तब क्या होगा, इसमें कंपन होगा और भूकंप आ जाएगा। आप अगर हिमालय पर्वत को देखते हैं तो हिमालय पर्वत भी क्या है, एक प्लेट का हिस्सा है। तो वहां से लेकर के यहाँ नेपाल तक जाइएगा तो आप सुने होंगे कि नेपाल में कभी कभी भूकंप आ जाता है। तो नेपाल में भूकंप आने का कारण क्या है, प्लेट को टकराना, जिसके कारण क्या हो जाता है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, इस सब एरिया में भूकंप आ जाता है। तो प्लेट के टकराने से क्या होता है, भूकंप आता है। तो देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि एक प्लेट बना देते हैं और एक इधर प्लेट बना देते हैं, आपस में टकराया, आपस में क्या हुआ, प्लेट टकराया। आपस में प्लेट टकराने के कारण यहाँ से तरंग यानी कंपन बाहर निकलने लगा। क्या होने लगा, कंपन बाहर निकलने लगा, यहाँ से कंपन बाहर निकला। अब देखिएगा, जहां टकराया और जहां से उद्गम हुआ, जहां टकराया यानी जहां उद्गम हुआ, इसे क्या कहते हैं, इसे मूल या केंद्र कहते हैं। मूल या केंद्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मूल या केंद्र कहते हैं। लेकिन अब देखिएगा, जहां टकराता है, वहां से जो पृथ्वी की सतह होती है, वहां क्या होती है, सबसे नजदीक होती है, जिसके कारण यह सबसे पहले पृथ्वी की सतह तक के पहुंच जाती है। तो भूकंप जहां से उद्गम हुआ और सबसे पहले जहां तक पहुंचा, जहां उद्गम हुआ उसे केंद्र कहते हैं, और जहां सबसे पहले पहुंच गया उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप जहां उद्गम हुआ उसे केंद्र कहते हैं, और उद्गम के बाद सबसे पहले जहां पहुंचा उसे अधिक केंद्र कहते हैं। यह दोनों आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब कहिएगा कि जहां धरती को पहुंचा तो वहां तक भूमि पर ना पहुंचेगा, जल भी है धरती पर, तो बिल्कुल। तो अगर यह जल से टकराया, यानी जल में टकराया, यानी सागर महासागर में टकराया, तब यह क्या ला देता है, सुनामी ला देता है। क्या ला देता है, सुनामी ला देता है, यानी सुनामी आ जाता है। तो सुनामी एक तरह से क्या है, सागर या महासागर में भूकंप का आना क्या है, सुनामी का कारण बन जाता है। तो इतना जान गए कि ऊपर टकराता है तो अधिक केंद्र कहलाता है, और पानी में टकराता है तो सुनामी आ जाता है, और जहां टकराता है उसे केंद्र कहते हैं। लेकिन अब कहिएगा कि जहां टकराया वहां से तो सभी जगह गया, कुछ ऊपर भी गया, कुछ नीचे भी गया। और कहिए कि हम तो जानते थे कि नीचे क्या है, एक तरल है और ऊपर ठोस अवस्था है। तो हाँ, ऊपर जब जाता है ठोस अवस्था में, यह ठोस में जाने पर गति बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ठोस में जाने पर तरंग की गति बढ़ जाता है, यानी भूकंप तेजी से गमन करने लगता है। लेकिन द्रव में जाने पर इसका गति क्या हो जाता है, कम जाता है। द्रव में जाने पर इसका गति कम जाता है। तो आप देखिए, एक होता है पी तरंग। अभी पढ़ना है कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। उससे पहले थोड़ा जान लीजिए। जो पी तरंग होता है, यह द्रव, ठोस और गैस तीनों में गमन कर जाता है। द्रव, ठोस और गैस तीनों में गमन कर जाता है। तो पूछेगा कि कौन ऐसा तरंग है जो द्रव में गमन करता है। देखिए, नीचे द्रव अवस्था रहता है तो द्रव में गमन करता है, तो पी तरंग द्रव में भी गमन कर जाता है। अब देखिएगा, अब कहिएगा कि अगर द्रव में गमन करता है तो गमन की गति क्या होती है, कम होती है। गमन की गति कम होती है, इसलिए यह इसी एरिया में रह करके लास्ट छोर तक न पहुंच के, जैसे ये वाला ऊपर तक पहुंच गया, धरती के ऊपर तक, लेकिन यह यहाँ तक घुरिया कर रह जाता है। वह पूरा गति गमन नहीं कर पाता है और इसी में खत्म हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है छाया क्षेत्र। छाया
क्षेत्र कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब भूकंप के प्रकार पढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए कुछ भूकंप के बारे में है कि सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफी, जिस पे भूकंप की तीव्रता दर्शाया जाता है, जिस पर भूकंप की तीव्रता दर्शाया जाता है उसे सिस्मोग्राफी कहते हैं। लेकिन रिएक्टर पैमाने से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका रेंज 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक होता है। देखिए इसका जो ग्राफ किया हुआ दर्शाया हुआ है किस पर, सिस्मोग्राफी पर दर्शाया हुआ है। अब देखिएगा केंद्र किसे कहते हैं, तो आप जान गए केंद्र, जहां से भूकंप का क्या होता है, उद्गम होता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है। यानी कि पृथ्वी के सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग केंद्र से निकल के सतह पर सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये तो आपको याद ही हो गया है। अब देखिए भूकंप 3 प्रकार के होता है। भूकंप 3 प्रकार के होता है। प्राथमिक तरंग जिसे पी तरंग कहते हैं, द्वितीय तरंग जिसे एस तरंग कहते हैं, तृतीय तरंग जिसे सतही तरंग या एल तरंग कहते हैं। एल तरंग की खोज एच.डी. लव ने किया। एल तरंग की खोज एच.डी. लव ने किया। अब यह तीनों तरंग के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग है। जैसे इसका उदाहरण से समझिए, जैसे कि कोई आदमी है, उसको अगर एकदम पी तरंग के बेग से मारिए, एकदम कस के फटाक से नहीं, तो वह थोड़ा सा लाएगा, थोड़ा सा मुंह घुमाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरंग से मारिएगा तो इस तरह से मारिएगा तो थोड़ा सा झुक जाएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से मारिएगा। और एल तरंग यानी पूरा धीमा से उठा करके इसे मारिएगा, पूरा एकदम गम में से ना एकदम उस गले सूझ जाएगा। जैसे फिल्म में मारता है ना एकदम ऐसे करके, तो क्या होगा, उसमें एल तरंग लग जाएगा। यानी कि जो एकदम स्पीड से आकर मारेगा उसमें पी तरंग, जो एकदम धीमे से आएगा, मीडियम वाला धीमे से, उसमें एस तरंग, और एकदम स्लो में आएगा, एकदम चपाक से नहीं मारेगा, उसे गिरा देगा, तो क्या कहलाएगा, वो एल तरंग कहलाएगा। तो पी तरंग का जो चाल होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, एस तरंग का चाल 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और एल तरंग का चाल 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, अब यह देखिएगा, यह सबसे कम क्षति पहुंचाता है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाता है। कौन सा, पी तरंग सबसे कम क्षति पहुंचाता है। इस तरह की बात किया जाए तो यह पी तरंग से थोड़ा ज्यादा क्षति पहुंचाता है। पी तरंग से थोड़ा ज्यादा क्षति पहुंचाता है। पी तरंग आता है एकदम एक स्पीड में हिला देता है, इस तरंग आता है थोड़ा गमे गमे हिलाता है। लेकिन जो एल तरंग आता है और गमे गमे हिलाता है पूरा, जब तक पूरा घर न गिर जाए तब तक एल तरंग वाला भूकंप अपते रहता है। इसलिए यह क्या करता है, सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। कभी कभी देखते हैं ना, कभी कभी बैठल है और अचानक हिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तड़का देर बाद पता चलता है कि हाँ भूकंप आया है। लेकिन कभी कभी इस तरंग आया तब पता चलता है हाँ भूकंप आया। लेकिन कभी एल तरंग आ गया तो बिल्डिंगों गिरेगा से दिखाई देगा, हम गिरेंगे से दिखाई देगा, तो हो जाता है क्या, एल तरंग, जो सबसे विनाशकारी होता है। अब पी तरंग देखिएगा, यह ठोस द्रव गैस तीनों में चलता है, जो हम बता दिए, पी तरंग ठोस द्रव गैस तीनों में चलता है। इस तरंग देखिएगा, यह ठोस में चलता है, इस तरंग ठोस में चलता है। तो ये द्रव वाला अवस्था है, द्रव वाला क्षेत्र है, तो इसमें चलेगा नहीं। किधर चलेगा, तो इस तरंग ऊपर चलेगा, यानी ठोस में चलेगा, इस तरंग ठोस में चलेगा। यह द्रव में नहीं चलेगा इस तरह, तो यह इसे क्या कहेंगे, गौण्य तरंग कहेंगे। इस तरंग जब द्रव में नहीं चलेगा इसे गौण्य तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे, गौण्य तरंग कहेंगे। अब एल तरंग देखिएगा, यह धरातल पर चलता है। एल तरंग धरातल पर चलता है, कैसे चलता है, तो देखिए इस प्रकार से हिलते चलता है, एकदम गम्मे गम्मे हिलते चलता है। तो यह धरातल पर चलता है, और यह क्या करता है, धरातल पर चलता है, इसलिए इसे सतही तरंग कहा जाता है। धरातल, एल तरंग को धरातल पर चलने के कारण इसे सतही तरंग कहा जाता है। तो आपको जो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंग, यह आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसमें कुछ आवृत्ति, आयाम, अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब तरंग दैर्ध्य,
ये सब के बारे में है, तो ये देखिएगा। देखिए आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति संख्या को दर्शाता है कि कितना संख्या है। तो इसमें देखिए संख्या कितना है, बहुत सारा है, बहुत सारा संख्या में, तो इसका अधिक है, यानी कि पी तरंग की आवृत्ति अधिक है, पी तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। लेकिन अब देखिएगा एस तरंग है, वो क्या करता है, थोड़ा गमे गमे हिलाता है, यानी थोड़ा गमे गमे जाएगा, यानी कि थोड़ा गमे गमे जाएगा, यानी इसका चाल कितना रहेगा, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ये दोनों की अपेक्षा औसत रहेगा। लेकिन अगर एल तरंग की आवृत्ति देखिएगा तो यह सबसे कम होता है, एकदम हिलवाई जाता है, पूरा पेड़ पौधा घर मकान सबको गिरवाई जाता है। तो एल तरंग की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। अब देखिएगा तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। इस तरह की तरह तरंग दैर्ध्य औसत होता है, और एल तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि दूरी क्या होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी क्या है, देखिए बहुत अधिक है, इसका दूरी बहुत अधिक है, जिसके कारण अधिक विनाशकारी होता है। कौन तरंग, एल तरंग। आयाम देखिएगा, आयाम ऊंचाई को दर्शाता है, तो इसका ऊंचाई देखिए बहुत कम है, इसका ऊंचाई देखिए औसत है। लेकिन एल तरंग की आयाम देखिएगा, एल तरंग की आयाम इसका ऊंचाई सबसे अधिक है। तो यहाँ सब कुछ से पकड़ा रहा है कि सबसे अधिक क्या है, आवृत्ति है, विनाशकारी है। तरंग दैर्ध्य अधिक है, विनाशकारी है। आयाम अधिक है, विनाशकारी है, यानी एल तरंग सबसे अधिक विनाशकारी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।